हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग जीपीसीआर सिग्नलिंग के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पे जो भी बेसिक एस्पेक्ट थे जीपीसीआर सिग्नलिंग के, कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, कैसे इन्वॉल्व होती है, थोड़ा सा मैंने आपको उसके बारे में बताया। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें भी जरूरी थी वो सब कुछ हमने आपको जीपीसीआर के बारे में लास्ट लेक्चर्स में बता दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जीपीसीआर जब एक्टिवेट होता है तो वहां पे एक सेकेंड मैसेंजर जनरेट होता है। ठीक है, और उस सेकंड मैसेंजर के बारे में मैंने आपको बताया दैट इज द साइक्लिक एएमपी हो सकता है। ठीक है, IP3 हो सकता है और ड्रैग हो सकता है। जिस तरह से साइक्लिक एएमपी हमने आपको बताया कि सेल्स में बहुत ज्यादा प्रिविलेंट होता है और बहुत सारी सिग्नलिंग प्रोसेसेस को इनिशिएट करता है, वैसे ही उसी से मिलता जुलता एक और सेकेंडरी मैसेंजर होता है दैट इज द साइक्लिक जीएमपी। ठीक है, ये भी उतना ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जितना कि साइक्लिक एएमपी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक एएमपी बनता है एडिनाइल साइक्लेज के एक्शन से। ठीक है, तो अब ये साइक्लिक जीएमपी क्या होता है, कैसे बनता है और क्या एक्शन लेता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइक्लिक जीएमपी क्या है, ये भी एक सेकंड मैसेंजर है। सेकंड मैसेंजर। ठीक है, और ये बनता कैसे है, प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्वानिलिन साइक्लेज। ग्वानिलिन साइक्लेज के एक्शन से ये बनता है जीसी। ठीक, तो इस एंजाइम के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि ग्वानिलिन साइक्लेज होता क्या है। तो ग्वानिलिन साइक्लेज बेसिकली करता क्या है, ये साइटोसोलिक जीटीपी को, जैसे वहां पे एटीपी यूज हो रहा था वैसे यहाँ पे जीटीपी यूज होगा। ग्वानिलिन साइक्लेज आएगा, एक्टिवेटेड ग्वानिलिन साइक्लेज आएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तभी तो काम करेगा, फिर ये क्या करेगा, साइक्लिक जीएमपी बनाएगा। ठीक, और फिर क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स, सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा। ये पूरी प्रोसेस होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने कहा कि जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी कौन बनाएगा, ग्वानिलिन साइक्लेज बनाएगा। तो है क्या ग्वानिलिन साइक्लेज, एक एंजाइम है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ग्वानिलिन साइक्लेज क्या है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, और ये एंजाइम जीटीपी से क्या बनाता है, साइक्लिक जीएमपी। ठीक, तो इसकी बेसिकली दो फैमिलीज होती हैं। ग्वानिलिन साइक्लेज की अगर हम लोग बात करें, ग्वानिलिन साइक्लेज, तो इसकी दो फैमिलीज होती हैं। ठीक है, दो फैमिलीज को हम लोग दो फैमिलीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं SGC, इसको शॉर्ट में मैं GC लिख रहा हूं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं SGC। ठीक है, और दूसरी को कहा जाता है RGC। ठीक है, SGC का मतलब होता है सॉल्युबल सॉल्युबल ग्वानिलिन ग्वानिलिन साइक्लेज। ठीक है, ये बेसिकली साइटोसॉलिक होते हैं या साइटोप्लाज्मिक होते हैं, साइटोसॉलिक होते हैं। ठीक, और जो हमारे RGC होते हैं रिसेप्टर ग्वानिलिन साइक्लेज होते हैं, रिसेप्टर ग्वानिलिन साइक्लेज होते हैं। ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड। वन बाय वन इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्युबल ग्वानिलिन साइक्लेजेज की, किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, क्या लाइगेंड होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करने चल रहे हैं सॉल्युबल ग्वानिलिन साइक्लेज की। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। दे आर द साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स। ठीक है, दूसरा द एक्टिवेटेड फॉर्म, इनका जो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अल्फा बीटा हेटेरोडाइमर linked by डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, रेगुलेटरी, इनका जो रेगुलेटरी डोमेन होता है, रेगुलेटरी एंड टर्मिनल
एन टर्मिनल डोमेन ऑफ एसजीसी कंटेन ए हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि हीम होता है और कहाँ से बाउंड होता है, वो बाउंड होता है एन टर्मिनल रेगुलेटरी डोमेन से बाउंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि द एक्टिवेटेड फॉर्म इज कंसिस्ट ऑफ अल्फा बीटा हेटेरोडाइमर। ठीक है, इसका मतलब ये दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है अल्फा और बीटा। जब ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है तो अल्फा और बीटा सब यूनिट दोनों ही सेपरेटेड होती हैं। जब ये एक्टिवेट होता है तो दोनों यूनिट आपस में बाउंड हो जाती हैं, और बाउंड कैसे होती हैं, बाय द डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू ये बाउंड हो जाती हैं। ठीक, और बेसिकली ये एक्टिवेट कैसे होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड के लोअर कंसंट्रेशन से भी ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका लाइगेंड क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, कैसे बनता है और कैसे एक्टिवेट करता है ग्वानिलीन साइक्लेज को। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में हम लोग बात करते हैं, NO के बारे में बात करते हैं, कहाँ से आएगा सेल के अंदर। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली इट इज ए पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। अब पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगर किसी सेल से निकल रहा है, सपोज दैट इस सेल से ही निकला, ठीक है, तो ये एक्ट कहाँ करेगा, अपने जस्ट नियर बाय जो सेल होगी उसी पे जाकर के एक्ट करेगा। ठीक है, हो सकता है ये मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके पार कर जाए या फिर इसके रिसेप्टर्स ही मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट हो, लेकिन नियर बाय सेल पे हमेशा ये काम करेगा, इसीलिए ये पैराक्राइन सिग्नल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड जहां पे प्रोड्यूस होगा वही के बगल वाली सेल पे ही जाके एक्ट करेगा। इसके बहुत सारे रीजन है। ठीक है, पहला रीजन, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। ठीक है, मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड, तो 5 से 10 सेकंड के अंदर में ये कहां तक जा पाएगा। ठीक है, और होता क्या है, जैसे ही ये सेल के बाहर रिलीज होता है, अगर ज्यादा देर तक सेल के बाहर पड़ा रहेगा ना, तो वहां पे एक्वस एनवायरनमेंट है। ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट है और ऑक्सीजन भी है वहां पे, तो दोनों मिलकर के इसको जो है चेंज कर देते हैं नाइट्रेट में और नाइट्राइट में। ठीक है, जिसकी वजह से NO बहुत कम टाइम तक फ्री फॉर्म में रह पाता है। ठीक है, तो इसलिए अपने नियर बाई सेल पे ही जाकर के एक्ट करता है। बनेगा कैसे, इस produced from amino acid arginine R by the action of enzyme नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ठीक, तो बनता कैसे है, आर्जिनिन से बनता है, आर्जिनिन से ये बनता है। ठीक, NO सिंथेज आया और बनाया क्या, उसने बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की खास बात ये होती है, जैसे कि हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, उसी तरह से हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। इसीलिए तो जाकर के सॉल्युबल ग्वानिलीन साइक्लेज से मिल पा रहा है, क्योंकि सॉल्युबल ग्वानिलीन साइक्लेज कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो अब ये बनता कैसे है, क्या सिग्नल आता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है आर्जिनिन से, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, हम एक सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू इसको समझेंगे। ये बेसिकली बनता है एंडोथेलियल सेल्स में, जो कि ब्लड वेसल्स की इनर वॉल को लाइन करती है। ठीक है, तो बना के दिखाता हूँ, अगर सपोज दैट ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, और ये इसकी इनर वॉल है, तो इसकी इनर वॉल को जो कवरिंग कर दी ना, दीज सेल्स आर एंडोथेलियल सेल्स। तो इन एंडोथेलियल सेल्स में बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, किससे बनता है, वो बनता है हमारा आर्जिनिन से। तो कैसे बनता है, सपोज दैट ये एक एंडोथेलियल सेल है। ठीक है, ये क्या है, एक एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल
सेल है। ठीक, इस एंडोथेलियल सेल की मेम्ब्रेन में क्या है, एक जीपीसीआर है। ये क्या है, जीपीसीआर। ठीक है, यहाँ पे जो लोकल न्यूरॉन्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या सिक्रीट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन, और मैंने आपको बताया था एसिटिल कोलिन जीपीसीआर से बाउंड करता है और अपना एक्शन लेता है। डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट लिगेंड होते हैं जीपीसीआर के, मैंने आपको चीज बताया हुआ है। ठीक, जैसे जीपीसीआर एक्टिवेट होता है ये एक्टिवेट करता है पीएलसी को। अब कल वाली सिग्नलिंग आ गई हुई जो कल मैंने आपको बताया था। पीएलसी एक्टिवेट होता है तो क्या बनाता है, आईपी3 और डैग। यहाँ पे हमें आईपी3 का काम है इसलिए हम आईपी3 लिख रहे हैं। ठीक है, आईपी3 क्या करता है, जा करके आईपी3 गेटेड या सेकेंड मैसेंजर गेटेड जो हमारे कैल्शियम आयन चैनल्स ईआर की मेम्ब्रेन पे होते हैं वहां से बाइंड करता है और क्या करता है, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कैल्शियम आयन बढ़ने लगे। अब ये जो कैल्शियम आयन बढ़ा है ये क्या करेगा, दिस कैल्शियम आयन एक्टिवेट द नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। ठीक, ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को एक्टिवेट करेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस क्या करेगा, मैंने आपको बताया था आर्जिनिन अमीनो एसिड को तोड़ेगा किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, और प्लस इसके साथ में एक और मेटाबोलाइट बनता है दैट इज द सिट्रुलिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आर्जिनिन जब टूटता है नाइट्रिक ऑक्साइड तो बनता ही है, उसके साथ में क्या बनता है, दैट इज द सिट्रुलिन बनता है। ठीक, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूज कर जाता है अपने नियर बाई स्मूथ मसल सेल्स में। यहाँ पे जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं उनमें डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, सपोज दैट ये स्मूथ मसल सेल है, ये क्या है, स्मूथ मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल। अब इस स्मूथ मसल सेल में क्या किया, डिफ्यूज करके आ गया, कौन आ गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ आया, यहाँ पे हमारा क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सॉल्युबल गुआनिलिन साइक्लेज है एसजीसी है, ये दो तरह से काम करेगा। ये रिसेप्टर की तरह भी काम करेगा और इफेक्टर की तरह भी काम करेगा, क्योंकि एनओ को सेंस भी यही करेगा और जीटीपी को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, किसको यूटिलाइज करेगा, जीटीपी को। जीटीपी को यूटिलाइज करेगा और साइक्लिक जीएमपी भी यही बनाएगा, साइक्लिक जीएमपी। अब हमारा साइक्लिक जीएमपी बन करके तैयार हो गया। ये साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा, एक साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग प्रोटीन काइनेज जी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करेगा, और जब ये प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट हो जाएगा तो ये ट्रिगर करेगा वैसोडाइलेशन को। ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनको रिलैक्स कर देगा, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन की जो प्रोसेस है उसको ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो प्रोटीन काइनेज जी का एक्टिवेशन बेसिकली जो होता है वो साइक्लिक जीएमपी से होता है, और वो साइक्लिक जीएमपी कौन प्रोड्यूस करता है, सॉल्युबल जीसी प्रोड्यूस करता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ, किसके एक्टिवेशन से, किसके थ्रू के एक्टिवेशन से, दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये पूरी सिग्नलिंग होती है हमारे स्मूथ गुआनिलिन साइक्लेज के एक्टिवेशन की। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं जो हमारा रिसेप्टर गुआनिलिन साइक्लेज होता है उसके बारे में। अब जो हमारा रिसेप्टर गुआनिलिन साइक्लेज होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक, सपोज दैट ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये थोड़ा सा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की कैटेगरी में आ जाता है हमारा। ठीक, ये क्या है हमारा, ये हमारा आर गुआनिलिन साइक्लेज है। ठीक, इसका जो ये साइटोसॉल है, ये इसका जो साइटोसॉलिक रीजन है, इसके पास क्या है, साइक्लेज एक्टिविटी। ठीक है, इसके पास साइक्लेज, जब कोई लाइगेंड आया और यहां से बाइंड किया तुरंत इसकी साइक्लेज एक्टिविटी स्विच ऑन होती है और साइटोसॉलिक जो हमारा जीटीपी होता है उसको यूटिलाइज करता है, साइक्लिक जीएमपी बनाता है, और ये साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स इंड्यूस करेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स लेकर के आएगा। कुछ इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो हमारा रिसेप्टर गुआनिलिन साइक्लेज होता है वो बेसिकली रिसेप्टर के फॉर्म में होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है और वो कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक, पाए कहाँ पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में ये पाए जाते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना।
मोस्ट प्रिवलेंटली ये पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, बाकी जो हमारा सॉल्युबल गुआनिलिन साइक्लेज होता है वो वर्टिब्रेट्स में जितनी भी सेल्स होती हैं लगभग हर जगह पे पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, फोटोसेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही गुआनिलिन साइक्लेज की। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको कुछ बताई जो कि आपको याद रखनी है और आगे चल के बहुत काम देने वाली है। ठीक है, मैंने जीपीसीआर के दौरान हम लोगों ने एक जी प्रोटीन के बारे में स्टडी किया, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वहां पे हेट्रोट्राइमरिक जी प्रोटीन्स के बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है, हेट्रोट्राइमरिक जी प्रोटीन्स के अलावा एक और तरीके के जी प्रोटीन्स होते हैं जो सिग्नलिंग पाथवेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दैट इज द मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स। ठीक, मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं। हेट्रोट्राइमरिक जी प्रोटीन्स जी प्रोटीन कपल्ड होती हैं, जब जीपीसीआर एक्टिवेट होता है तो अपना एक्शन लेती हैं। लेकिन और खास बात होती है कि वो उनके पास 3 सब यूनिट होती हैं और उनके पास अपनी इंट्रिंसिक जीटी पेज एक्टिविटी होती है। एक बार वो एक्टिवेट होती हैं, ठीक है, जब वो अपना काम कर लेती हैं तो इंट्रिंसिक जीटी पेज एक्टिविटी अपने आप स्विच ऑन हो जाती है और वो इनएक्टिव हो जाती है। ये उनकी खास बात होती है। लेकिन मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स के पास में क्या होता है, इनके पास लो इंट्रिंसिक जीटी पेज एक्टिविटी होती है। इनके पास लो इंट्रिंसिक जीटी पेज एक्टिविटी होती है। इसका मतलब इनका जो जीटी पेज है उसको एक्टिवेट करने के लिए वहां पे हमें एक्सेसरी प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं वो नॉर्मली जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में होती है, जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में होती है और इस फॉर्म में हम कहते हैं कि ये इनएक्टिव है। क्या है, ये इनएक्टिव है। ठीक, जब कभी भी इनको सिग्नल मिलता है तो एक स्पेसिफिक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिवेट होता है, जिसको हम लोग जेफ कहते हैं। जब ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर आता है तो ये क्या करता है, इसके जीडीपी को जीटीपी से एक्सचेंज करा देता है। ठीक, जीडीपी निकल जाएगा और आकर ये कौन बाउंड हो जाएगा, यहाँ से जीटीपी बाउंड हो जाएगा और इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ये एक्टिव। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और फिर लास्ट में क्या होता है, जब ये अपना काम कर लेती हैं तो एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक जीटी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन आती है जो कि क्या करती है, जो हमारा जीटीपी यहाँ से बाउंडेड है उसको जीडीपी प्लस पीआई में हाइड्रोलाइज करती है और जीडीपी जो होता है प्रोटीन से बाइंड कर जाता है और ये वापस इनएक्टिव हो जाती है। ये साइकिल चलती है कुल मिलाकर के। जो हमारी मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होती है वहां पे ये साइकिल चलती है। ठीक है, मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स की डिस्कवरी के बारे में एक कहानी है। ये एक ऑन्कोजीन की तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी। उस केस में क्या हुआ था कि एक मोनोमेरिक जी प्रोटीन थी जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट करती है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो हमारी मोनोमेरिक जी प्रोटीन रेस जी प्रोटीन थी बेसिकली, वो क्या हुआ, वो प्रोटीन्स जो है हाइपर एक्टिवेट हो गई। और हाइपर एक्टिवेट हुई क्यों, क्योंकि वहां पे एक म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से जो हमारा रेस जीटीपी था, सपोज दैट ये रेस है तो रेस जीटीपी अभी क्या है, ये एक्टिव है। रेस जीटीपी जो था वो वापस इनएक्टिव नहीं हो पा रहा था। इनएक्टिव ना हो पाने का मतलब ये था कि वहां पे ऐसी जगह पे म्यूटेशन हुआ था जिस डोमेन के थ्रू वो अपने रिस्पेक्टिव गैप प्रोटीन से इंटरेक्ट कर रही थी। तो रिस्पेक्टिव गैप प्रोटीन यहाँ से इंटरेक्ट नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से हाइपर एक्टिव हो गई। अब जो रेस प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली सेल डिवीजन को रेगुलेट करती हैं, सेल डिवीजन को इनिशिएट करवाती हैं। तो अब क्या होगा, अगर ये अनकंट्रोल्ड एक्टिवेटेड है तो ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कराएगी जिसकी वजह से जो हमारा सेल डिवीजन है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा और कैंसर के केस में यही होता है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने अभी अभी आपको पूरा सिनेरियो बताया रेस प्रोटीन का एक्टिवेशन या फिर जो हमारी मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो अपना मोस्ट ऑफ द एक्शन, खास करके जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेज होते हैं वो अपना जो एक्शन लेते हैं वो इन्हीं मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स के एक्टिवेशन के थ्रू लेते हैं। तो किस तरह से लेते हैं थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज दैट ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और जो हमारे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेज होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इनएक्टिव मोनोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे फॉर्म में पाए जाएंगे, मोनोमेरिक फॉर्म में। एक मोनोमर यहाँ पे है और दूसरा मोनोमर यहाँ पे है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी समझाने के लिए बना रहा हूं। ये हमारा क्या है, आरटीके है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। जब सिग्नल आता है यहाँ से बाउंड होता है तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो रिसेप्टर्स हैं इनका डाइमराइजेशन होता है। क्या होता है,
डाइमराइजेशन। ठीक है, अब जब डाइमराइजेशन होगा तो ये दोनों रिसेप्टर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे। ठीक, सिग्नल बाइंड किया, ये रिसेप्टर अब क्या होंगे, ये हो जाएंगे एक्टिवेट। ठीक, ये क्या हो गए, अब ये एक्टिवेट हुए तो इनके साइटोसोलिक रीजन में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइम्स, एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, इसीलिए रिसेप्टर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर इनको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट हुए और यहाँ पे इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हुई, ये सबसे पहले अपना ऑटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं, डिफरेंट टायरोसिन रेसिड्यूज पे अपना ऑटोफॉस्फोराइलेशन करेंगे, खुद का फास्फोरिलेशन किया इन्होंने। ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, डाइमराइज हुआ और अपना फास्फोरिलेशन। अब ये जो फॉस्फेट्स यहाँ से लगे हैं ना, ये इंटरेक्ट करते हैं कुछ एडाप्टर प्रोटीन्स को, कुछ एडाप्टर प्रोटीन्स को ये अपनी तरफ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, ये एडाप्टर क्या करता है, ये जेफ की तरह काम करता है, एक मेम्ब्रेन एंकर्ड प्रोटीन होती है रेस, ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन है, ये जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में होती है। अब इसके लिए जेफ की तरह जब काम करेगा तब क्या होगा, ये जो हमारी रेस प्रोटीन है ये क्या हो जाएगी, ये रेस प्रोटीन अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगी। ये क्या करेगी, अपने जीडीपी को, जीडीपी यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और ये चेंज हो जाएगी जीटीपी बाउंडेड फॉर्म, और ये अब एक्टिवेट हो गई। अब जब ये एक्टिवेट हो गई तो फर्दर अपने जो डाउन स्ट्रीम इफेक्टर्स हैं जैसे कि MEK और मैप काइनेजेस जो भी हैं उनको एक्टिवेट करेगी और सेलुलर रिस्पॉन्स देगी। ठीक, पूरी प्रोसेस में आगे चल के आपको बताऊंगा। कुछ इस तरह से जो हमारे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो काम करते हैं। जैसे ही इसने अपना एक बार काम कर लिया तो ये अपने जीटीपी को वापस हाइड्रोलाइज कर देती है, किसमें, PI में, और वापस लौट आती है अपने इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है एक मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स के एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन की, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, एंजाइम कपुल्ड रिसेप्टर्स के केस में। ठीक है, कल जब मैं आपको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में बताऊंगा तो ये सारे टर्म्स वहां पे आएंगे, इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू आज ही दे दिया। ठीक है, ताकि कल मैं सीधे आकर के एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।